बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में अभी जब बैठे मैं यहाँ पे देख रही थी कि आयशा हेडलाइंस कर रही हैं, तो जो कोरोना की अपडेट उन्होंने शेयर की वो अब परेशान कुन होती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को उस तरह से संजीदा नहीं ले रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि हम चीज़ों को बार बार कह रहे हैं कि जी हम इजी करने जा रहे हैं, लेकिन हालात इस तरह के नहीं हैं कि अभी से ही आप लोगों के लिए इस कदर जो है वो लोगों को रिलीफ देते जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो इसका हल कोई नहीं रह जाएगा। जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं या फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, इसी तरह से केसेस बढ़ते जाएंगे, तो खुदा न खास्ता वो फेस जिस पे हम अपने घरों में महदूद होकर रह गए थे, जिसमें हर तरफ परेशानी नज़र आ रही थी, कारोबार ज़िंदगी बंद होकर रह गए थे, परेशानियां इस कदर थीं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो गुजर बसर करें। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि आपने एहतियात से इनको कवर करना है। ये तो था प्रोग्राम के आगाज़ में मैसेज कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है, बिगड़ती चली जा रही है और आप एहतियात के साथ ही जो है इस पर काबू पाना है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। मौसम की अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कोमल, जो कि बाहर हैं, उनसे जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा है। जी कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अनाहर, नई सुबह के साथ मौसम भी बदल रहा है और मौसम में खासी तब्दीली देखने में आ रही है। इस वक्त सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि हल्की ठंडी हवाओं का राज भी यूं ही बरकरार है। इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 56% और हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आने 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज यूं ही बरकरार रहेगा, जिसके बायस मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो यूं ही जारी रहेगी, जिसके बायस मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। और अगर मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताऊं तो ओवरऑल लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स गर्द आलूद फिजाओं के 172 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके मुतादिद इलाके जैसे कैंट का एरिया है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। शहर की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज पे एक नज़र डाल लेते हैं। लीड स्टोरी है जी, ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले हो जाएं होशियार, कवानीन तोड़ने पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया। कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, दर्जा दोम का घी भी 5 रुपए किलो महंगा। सेक्रेटरी बल्दियात इन एक्शन, LWMC मुलाजमीन की हड़ताल खत्म, 2 तनख्वाहें फौरी मिलेंगी। और इसके बाद अगली खबर है, शहर की तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का फैसला, मरहलावार तज़ीनो आराइश होगी। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और राव साहब का हाल चाल तो मैंने पूछ लिया है, तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, हम सब की तरफ से राव साहब की आज बर्थडे है, तो हम राव साहब को हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और इसी तरह आप अपने बर्थडे वाले दिन काम पे आते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? ये एक इत्तेफाक है, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उस दिन प्रोग्राम में भी बैठे और वैसे काम तो चलता ही रहता है, तो बर्थडे के रोज़ ऑब्वियसली काम भी तो करना है, क्या करें, बर्थडे आती जाती रहती हैं, काम तो रोज़ करना है। और फिर काम पर जाहिर है काम पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये है, आप भी एग्री करेंगे कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे हो, तो उसको उतना ही स्पेशली यहाँ पर भी मनाया जाता है। एग्जैक्टली हमारे फेसबुक पेज पे सिटी न्यूज़ स्पेशली एक केक कटिंग सेरेमनी होती है, ये होती रहती है और फिर वो याद भी रहती है और कई रोज तक याद भी रहती है, जो ख़ास तौर पर इवनिंग में
सारे ऑफिस की तरफ से होता है, और फिर उसमें खासी मार कुटाई भी आपको देखने को मिलती है, बल्कि उसमें बर्थडे किसी की भी हो, और हम अक्सर जिक्र करते हैं कि उसमें फरहान साहब की बर्थडे लाजमी हो जाती है। एग्जैक्टली। और कुछ अरसे से वो मुसलसल, अगर वो ना हो तो फिर किसी बर्थडे का मजा भी नहीं आता, वो तो रौनक होती है। खैर, ये छोटी छोटी exactly. सेलिब्रेशन है कि अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे भी हैं तो वर्क प्लेस पे आपको बहुत स्पेशल फील कराया जाता है आपके बर्थडे वाले दिन, और ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एक रिवायत है कि अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का इसी तरह से ख्याल रखा जाता है। राव साहब, बचपन की बर्थडे को मिस करते हैं? अब बचपन की बर्थडे की क्या बात करनी है, ऑब्वियसली ये इसी तरह ही गुजर जाता है। जब भी बर्थडे आती है तो साथ में काम भी चलता है, तो बस ऐसे ही गुजर जाती है, ऐसे ये सारी चीजें याद क्या करना है। चलिए जी, गुड लक। अल्लाह ताला अल्लाह का आपको शुक्र है, ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत कुछ इनायत किया, और अल्लाह ताला आप पे अपनी ब्लेसिंग इसी तरह से अच्छे दोस्त, अच्छा इदारा, अच्छी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ है। अल्लाह ताला ने जो चाहते थे वो अल्लाह ताला ने इनायत किया, और इससे ज्यादा उसकी शुक्रगुजारी और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए जी, आप खुश रहें। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है जी, ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले होशियार हो जाएं। कवानीन तोड़ने पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल भी धड़ाधड़ चालान लोगों को मिल रहे थे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मुझे ये लगता है राव साहब, एक प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस लेवल पर सेमिनार होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। यहाँ पर आप कम उम्र ड्राइवर्स को तो रोक नहीं सके, यहाँ पर आप हेलमेट की पाबंदी, सीट बेल्ट की पाबंदी तो यकीनी नहीं बना सके, आप सिर्फ और सिर्फ जुर्माने भारी कर सके। क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक बात तो तय है कि कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन में मसला आता है हमेशा। जब भी हमने देखा कि एक नई कोई चलान को बढ़ाने के हवाले से, और ख़ास तौर पर आजकल चूँकि ई चलानिंग का दौर है, और ई चलानिंग में हमने देखा कि उसकी कोई कानूनी जो हैसियत है वो नहीं है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोगों को भारी भरकम जो जुर्माने हैं वो देने भी पड़े हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ है कि चलान किसी का हुआ और किसी और के घर में चला गया, और वहाँ पर हमने ये रिपोर्ट होता हुआ भी देखा है कि किसी की नंबर प्लेट की वजह से, और लड़ाइयाँ भी हमने होती हुई देखी हैं, रिपोर्ट होती हुई देखी हैं। और इस पे जो इसका हाई कोर्ट में भी, इसका अदालत आलिया में भी केस ज़ेरे समाअत रहता है इस हवाले से कि इसकी क्या कानूनी हैसियत है। इतने ज़्यादा आप भारी भरकम जुर्माने वसूल कर चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गाड़ी शहर की होगी जिसके 8 या 10 चालान ना हुए हों। तो इसमें एक तो अगर आपने करना ही है तो ट्रैफिक कवानीन को एग्जीक्यूट करने के लिए सेफ सिटी का हम देखते हैं कि जो ई चलानिंग का सिस्टम है वो उसको और ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जा सकता है, उसको कानूनी हैसियत दिलवाई जा सकती है। और जो जुर्माने हमने देखा कि कैसर खोकर साहब ने कल जो रिपोर्ट किया है कि कवानीन तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माने, यानी 20 हज़ार तक के जुर्माने अब हो सकते हैं। अब बात यह है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो 3-3, 4-4 एक जगह पर मौजूद तो होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पर मसरूफ़ नज़र आते हैं, लेकिन ट्रैफिक उनके बिल्कुल सामने जो हम देखते हैं कि रवानी शहर के ट्रैफिक के बुरे ही हाल हैं। एग्जैक्टली बुरे हालात। आप पी कार्स की बात करते थे, आप पी कार्स के अलावा भी आप जब कभी चले जाएं ट्रैफिक नहीं आपसे संभलती। ट्रैफिक के लिए आपको देखिए, हमने हमेशा ये बात की है, एक तरफ से ये बात आती थी कि अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स से कौमें नहीं बनती। बिल्कुल ठीक आपने कहा, कौमें नहीं बनती, लेकिन शहर की ट्रैफिक की रवानी ज़रूर बेहतर होती है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो आज भी आपको इल्म है कि हमने तशहीर देखी, गुज़िश्ता 3 से 4 माह में हम मुसलसल तशहीर भी देख रहे हैं कि तशहीर की जा रही है कि मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। उनमें से अब 1-2 तो शायद ड्रॉप भी हो गए, और 1-2 के हवाले से कार्रवाई जो है, साथ ये भी बताया ट्रैफिक का प्लान भी बनाया जाएगा जिसका आप अंदाजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 2 ऐसे प्रोजेक्ट जिसका मैंने खुद ये खबरें ब्रेक की हैं, जिनको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने करना था, जो कि शिमला पहाड़ी का एक ट्रैफिक की डाइवर्जन वहाँ पर तब्दील होनी थी ट्रैफिक की रवानी के लिए, उसकी रीमॉडलिंग का फैसला किया गया। उसके अलावा भाटी चौक की जो रीमॉडलिंग है वो, अब ये 2 ऐसे
प्रोजेक्ट थे जिनको 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हो सके। अभी तक शुरू नहीं हो रहा। साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे शहर में ट्रैफिक के हालात भी। लेकिन ट्रैफिक के हालात जो भी हैं ये आप जान लीजिए कि अब जुर्माने आपको ज़्यादा जो हैं वो मौसूल होने वाले हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि अब हैवी जुर्माने होंगे। अब इसके बाद क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी शहरी जो है वो जुर्मानों से परेशान है। लेकिन हम खबर को वाइंड अप कुछ इस तरह से करेंगे कि ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अब सितम ये किया गया कि दर्जा दोम का घी, जो कि अक्सर हम कहते हैं कि इस्तेमाल ना किया जाए, अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है, उसमें भी 5 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया, उसको भी 5 रुपये किलो महंगा कर दिया गया है। राव साहब देखिए, घी की बात करें, चीनी की बात करें, आटा की बात करें या मुर्गी के गोश्त और अंडों की बात करें, जिस पर हमारी मईशत का, देही मईशत का इन्हसार होना था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि रख लें आप अंडे, चीजें। और आपको शायद याद होगा कि चीनी की कीमत कम होने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी की और मुबारकबाद दी अपनी टीम को कि आपकी काविशों की वजह से और चीनी इंपोर्ट करने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं। अच्छा, अब इसमें सारी सूरत हाल ये हुई कि अब देखिए, ये मैं समझता हूँ कि तमाम तर ये जो गेम प्लान है, चिकन की कीमतों में इजाफा एकदम से तकरीबन 100 रुपीज़ की 15 से 20 रोज़ में फ्लक्चुएशन है इसमें। 255-60 का जो मैक्सिमम ये चिकन फ़रोख्त होता था और 265 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत जब बढ़ती थी, हम 265 होती थी सीज़न के दौरान। अच्छा, अब ये 365 और 370 को क्रॉस करके नीचे आई और बाज़ शहरों में तो इससे भी ज़्यादा है। और मुझे समझ नहीं आती कि अब तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी नहीं, और अब कौन चिकन की कीमतें कंट्रोल कर रहा है, अब कौन अंडा और मुर्गी का रेट निकाल रहा है? क्या उनसे पूछा जा सकता है? कोई पूछने की जिसारत करेगा या इस पर भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहेंगे कि साबका हुकूमत की वजह से आज घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, साबका हुकूमत की वजह से आज अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, अब मैं आपको बताऊं कि आइंदा चंद रोज़ में जो ज़िला इंतज़ामिया है वो नई रेट लिस्ट निकालेगी तकरीबन 8 माह बाद मुख्तलिफ अशिया खरोनोश की, जो ये 22 से 24 अशिया खरोनोश हैं जिनको आपको अगर जाएं किसी भी स्टोर पर तो आपको डीसी काउंटर नज़र आएगा वहाँ पर। तो उन अशिया की कीमतों के हवाले से भी अब असर नौ तयन किया जाएगा। और एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका सरकारी रेट अगर 10 रुपये है तो वो मार्केट में 10 रुपए की फरोख्त हो रही हो, एक भी चीज ऐसी नहीं है। आप वो विजिट करते रहते हैं डीसी ऑफिस, मुझे बताएं क्या कारकर्दगी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की? देखिए, वो पड़ी हुई जरूर नजर आएगी, डीसी काउंटर जरूर नजर आएगा, लेकिन लोगों की तरजीहात वो नहीं होंगी क्योंकि वो दाल जो है वो अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि डीसी जो आपने मिसाल सुनी है ना कि सारी की सारी दाल ही काली है, वो ये है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद मर्तबा ये कहा गया, लेकिन आज तक नहीं बढ़ी। करने जाते होंगे ऑब्वियसली, कभी अपना एक्सपीरियंस, क्यों नहीं जाते? आप कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है? कितने करते हैं आप? एक्टिव कहते हैं इतने हैं, हमारी टीम इतनी एक्टिव है, मतलब ऑब्वियसली आपका हर रोज की उनसे मुलाकात भी होती है, तो कभी जिक्र किया उनसे? बेशबा मर्तबा इसका जिक्र हुआ है और इसका अदराक अब मुझे बता दें कि अगर किसी गवर्नमेंट की रेट हो तो कोई चीज़ उस रेट पे बिके ना जो सरकारी रेट है, और सिर्फ वो क्या कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो यही सिलसिला हर जगह पर चल रहा है। आपको पता है कि जो मीट की कीमतें हैं, मटन की या बीफ की, वो कीमत सरकारी रेट क्या है और मार्केट में किस रेट पर फरोख्त हो रहा है? मार्केट में 1400 रुपये फी किलो के हिसाब से मटन की फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी रेट है 900 रुपये। बीफ की सरकारी जो प्राइस है वो 450 या 500 है, और वो भी आप अंदाज़ा लगा लें, आपको मार्केट में वो भी उससे 100-200 रुपये ज़्यादा कीमत पर ही फरोख्त हो रहा है। अब जो चिकन का और बीफ का जो फ़र्क है वो सारा
मैक्सिमम 70 से 80 रुपए का रह गया, और वो भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद वो भी इससे क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपकी जब रिट नहीं होगी तो फिर कब करेंगे? ये रमज़ान से पहले इस तरह सा महंगाई का ये जो तूफान बर्पा किया गया है, चूंकि रमज़ान में ये कहा जाएगा पहले ही इतनी कीमतें बढ़ा दें ताकि रमज़ान में सब्सिडी देने के हवाले से भी जो बातचीत है वो हो सके। अब मुसलसल इजाफा देखिए, आपको हर हफ्ते, हर तीसरे दिन, चौथे दिन आपको हर दूसरी चीज़ में जो इजाफा है वो होता हुआ नज़र आएगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी रेट नहीं है, और होलसेल मार्केट में जब चीनी, मुझे होलसेल मार्केट में चीनी के जो रेट है अगर वही 95 रुपये होगा तो किस तरह से मुमकिन है कि 83 रुपये सरकारी रेट के मुताबिक चीनी की फरोख्त अमल में लाई जा सके। हमारे यहाँ टेंडेंसी ये बन गई है कि हम रशिया के किसान को तो नवाजना चाहते हैं, लेकिन अपने किसान को हम आज भी अपने किसान को वो रेट नहीं देना चाह रहे जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ हम बात करते हैं कि हम ये रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में इंसाफ, अभी मैं नेल्सन मंडेला की कोट पढ़ रहा था कि जो मुआशरे में गुर्बत जो है वो खैरात से खत्म नहीं हो सकती, इंसाफ से खत्म हो सकती है। इंसाफ, क्या याद दिला देते हैं आप? इंसाफ, देखिए तहरीके इंसाफ और इंसाफ दोनों को आपस में दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हम ये समझ रहे थे कि हर शोबे में रिलीफ मिलेगा लोगों को। अब हमारा कम से कम जो कार्टल्स हैं, अब आपने जो जिक्र कर दिया हमारा इंसाफ पता क्या बनता है? दो आपने बिल्कुल ऑपोजिट चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा इंसाफ ये बनता है कि हम ब्रेक ले लें, क्योंकि इन दोनों चीजों का आपस में कोई जोड़ नहीं। ब्रेक ले लो बेहतर हमारा कोई इन चीजों का कोई जोड़ नहीं है। इंसाफ ये है कि हम ब्रेक ले लें और इस टॉपिक को यही वाइंड अप कर दे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम एक चीज़ बार बार दावा करते हैं कि हम हैं शहर की आवाज़, हम हैं शहर में हर मसला जो होता है उसको हाईलाइट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उस मसले का हल निकले। अब जब शहर में हर जगह कूड़े के ढेर नज़र आ रहे थे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि हमें नज़र आई, हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका राब्ता हुआ, जिन्होंने अपने इलाके का ये मसला देखा और हम तक पहुँचाया। और वहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी थी, जो लोगों को लगता है कि सिटी 42 ही उनके मसाइल जो हैं वो हल कर सकता है। शहर का जो कोई भी मसला हो, लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती है सिटी 42 की स्क्रीन पर। और ऐसा ही हुआ शहर में, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। हम लोग हर रोज आवाज बुलंद करते हैं। कैंची स्टॉप के ये मनाजिर हैं, कैंची पुल के नीचे, जहां पर कूड़े के इस कदर ढेर हैं, और उस कूड़े के ढेर के साथ आप देख सकते हैं सफाई पर गौर। ऊपर उन्होंने लिखा है जी, दरख्वास्त है ये सिटी 42 से कि सफाई पर गौर करवाया जाए। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो हमेशा यहाँ पर यही समझते हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। अभी इस जगह पर हमारी टीम भी जाएगी और ये फुटेज, ये वीडियो जिन्होंने हमें भेजी है, हम उनसे भी राब्ता करेंगे। एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर ये वीडियो भेजी और बताया कि लोग दरख्वास्त कर रहे हैं सिटी 42 से कि शहर में कूड़े के मसाइल जो हैं उनको हल कराया जाए। हर रोज हम देख रहे हैं शहर में गंदगी बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये स्टूडेंट जिन्होंने हमसे राब्ता किया, व्हाट्सएप पर हमें ये फुटेज भेजी, उनसे हमारा राब्ता हुआ है। उनसे जान लेते हैं कि उनके इलाके में क्या मसाइल हैं, कब से यहाँ पर सफाई के लिए कोई नहीं पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहम है और मैं स्टूडेंट हूँ। जी, माहम हमारे साथ हैं और ये स्टूडेंट हैं। माहम, ये आपके इलाके की हम वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने हमारे साथ ये शेयर की है। इसको हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इस मसले को हम जितना हाईलाइट कर सकते हैं करें, ताकि आपके इलाके का ये मसला हल हो सके। अब मुझे ये बताइएगा, कब से यहाँ पर LWMC की टीम सफाई के लिए नहीं पहुँची और इलाके में क्या सूरत हाल है? इतनी देर से यहाँ पर कूड़ा है, ऑब्वियसली राहगीर भी परेशान होंगे, इलाका मकीन भी परेशान होंगे। हालात बताइए इलाके के क्या हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया है कि शहरी, लाहौर के शहरी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। यहाँ पर मैं रोज़ यहाँ से गुजरती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का रास्ता है, रोज़ यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। ये छोटी सी जगह है कैंची के पुल के नीचे, और आधी सड़क को तो कचरे ने ही कवर किया है।
और वहाँ से गुजरना इतना मुश्किल होता है सुबह के वक्त। मैं अक्सर लेट भी हो जाती हूँ इस वजह से। और मैंने तो जब से मैं यहाँ से गुजर रही हूँ मैंने कभी यहाँ से कचरा यहाँ कभी भी सफाई नहीं देखी। इसी तरह ढेर लगे हुए होते हैं, इसी तरह यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और गुजरना इतना मुश्किल होता है कि कोई इंतजामिया इधर आके चेक नहीं करती। हमारे यहाँ के लोगों ने स्पेशल आपका सिटी 42 से दरख्वास्त की है कि आप हमारा मसला बयान करें, आप हमारा मसला टीवी पर दिखाएं। अच्छा हमने तो दिखा दिया। मुझे सिर्फ ये बताइए, LWMC दावा करती है कि हर रोज उनकी टीम हर इलाके में जाती है और सफाई को यकीनी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इलाका मकीन इस कदर परेशान है कि उन्होंने दरख्वास्त कर दी है सिटी 42 से कि किसी तरह से उनके इलाके का मसला हल करे। कभी आपने देखा आसपास कि LWMC की टीम यहाँ पर पहुंची हो? पता नहीं LWMC की टीम किधर पहुंचती है, इस जगह पे तो कभी भी नहीं पहुंची। काइंडली आप उन तक हमारा पैगाम पहुंचाए कि वो इस इलाके में भी आके जरा सफाई की तरफ तवज्जो दें ताकि हम सिटी 42 की बजाय LWMC को। ठीक है, थैंक यू सो मच माहम। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थी जो कि इस इलाके में रहती हैं, स्टूडेंट हैं, और इन्होंने अपना मसला बताया है कि किस तरह जब ये हर रोज यहाँ से गुजरती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाती हैं, एकेडमी के लिए जाती हैं, तो इन्हें कितने मसाइल का सामना है। नमाजी भी वहाँ से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं, और ताफुन इस कदर फैल रहा है, इलाके में स्मेल इस कदर है। कैंची पुल का ये इलाका है जहाँ पर दरख्वास्त सिटी 42 से ये की गई है कि यहाँ पर LWMC तो नहीं पहुँच रहा, आप गौर कीजिए। तो ये जो खुसूसी तौर पर हमने सेगमेंट भी रखा है कि आप क्या कहते हैं, इस तरह आप अपने इलाके का मसला हम तक भेज सकते हैं। हम जरूर आपके इलाके का मसला हाईलाइट करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जिनकी ये ड्यूटीज हैं, जिनका ये काम है, कम से कम उनको जगाया जा सके कि इस इलाके में पहुंच जाएं और इलाके का मसला हल करें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी जी, तो ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि शहर में ट्रैफिक के बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो था जी गंदगी का, कूड़े का, जिससे शहरी इस कदर परेशान थे कि दरख्वास्त कर दी शहर की दूसरी आवाज़ सिटी 42 से कि उनका ये मसला हल कराया जाए। अब एक जो चीज़ सामने आई है, मैं राव साहब से पूछती हूँ, क्या ये वजह थी कि शहर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था? सेक्रेटरी बल्दियात एक्शन में आ गए हैं फाइनली, लेकिन अब पता चलेगा कि एक्शन में आने का फ़ायदा भी कोई होता है या नहीं। LWMC मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म हो गई और 2 तनख्वाहें फौरी मिलेंगी, ये अभी सिर्फ कहा गया है। राव साहब, ये वजह थी शहर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था? देखिए, ये वजह तो है ही। आए रोज़ जब कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से सैलरी का इशू आता है तो फिर हड़ताल भी करवाई जाती है। और ये हमने देखा कि माजी में बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि जब भी आपने पैसे रोके और उसके बाद फिर एक स्ट्राइक की कॉल दी जाती है, और ड्राइवर्स जो है वो ना सिर्फ कॉल हड़ताल पर आते हैं बल्कि जो सेंट्री वर्कर्स हैं जिन्होंने सफाई करनी है वो भी। अब हुआ क्या है कि सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि एक तो इसका मैकेनिज़्म आप समझ लें कि LWMC जो है ये ATM मशीन में अगर पैसे होंगे तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो चलेगा। यानी आप इसको इस तरह से कर लें कि अगर इजी लोड होगा तो जो आउट गोइंग है वो आपकी चलेगी, अगर इजी लोड नहीं है तो फिर आप को आगे से मैसेज आएगा कि अपना बिल जमा करवाओ। तो बिल जमा करवाने के लिए जब बारी आती है तो उस पर गवर्नमेंट हाथ खींचती है, और पिछले ख़ास तौर पर 1.5 से 2 साल में हमने देखा है कि अदायगी कर दी जाती है, लेकिन उस वक्त कर दी जाती है जब बैकलॉग में इजाफा होता है। सही बर वक्त अदायगी नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज मुतद्दिद मरतबा हमने देखे हैं। और हमारा बागों और फूलों का शहर इसी वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो रहा है। ऑलरेडी हर जगह पर ये शोर डाला जा रहा है कि शहर में गंदगी है, उसके बावजूद LWMC जब सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। अच्छा, मैं आपको और आप मसाइल हल नहीं कर रहे। एक और चीज आपको मैं करा दूं कि ये 1.25 करोड़ आबादी का शहर है, 1 करोड़ 12 लाख। अब आप भी ये कहने वाले हैं कि यहाँ सफाई मुमकिन नहीं हो सकती। मैं आपको एक जो मेथोडोलॉजी है इसकी, उस पर मैं बात करता हूँ। इश्यूज तो हम भी हाईलाइट कर रहे हैं। शहर को पूरा साफ हर रोज हमने साफ देखा है, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आपने और मैंने इसलिए साफ देखा है कि उस वक्त कोई शहर के कोई करता धरता एक्टिव हुआ करते थे। मुझे याद है 2019 में कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म होना था, और 2018 में उस वक्त के जो लॉर्ड मेयर थे कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए तजावीज़ तलब करना शुरू कर दी थी और इस पर वर्किंग शुरू कर दी थी।
अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो गया, आगे 40 रोज़ की एक्सटेंशन भी हो गई, पहले 6 माह की एक्सटेंशन, फिर उसके बाद एक्सटेंशन, अब फिर 40 दिन की नया कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि इतने बड़े शहर से अगर आपने सफाई करनी है तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से आप कूड़ा करकट को लिफ्ट नहीं कर सकते। Exactly. आप जो मर्जी कर लें, आपको जो साइंटिफिक मेथड है, जब तक आप उस पर नहीं आएंगे तो उस वक्त तक शहर आपको साफ नज़र नहीं आएगा। मैकेनिकल स्वीपिंग और जो वॉशिंग थी सड़कों की, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो कई माह से बंद पड़ी है। और अगर आप गौर करें तो आपको सड़कों के साथ 4-4, 5-5 इंच की एक लेयर जो है वो डस्ट की नज़र आएगी, क्योंकि वो रिमूव ही नहीं की जा रही और उसी तरह से सड़क पर पड़ी है। और ये इसको जब तक आप साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं आते, नए गैजेट्स पर नहीं आते, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, तो कूड़ा क्रिकेट को जितना मर्जी लिफ्ट करें, ट्रैक्टर ट्रॉली से आप एक जगह से उठाते हैं और सारे रास्ते में वो फेंकता जाता है। ऐसे ही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पे आपने अगर एक जगह से कूड़ा लिफ्ट कर भी लिया है तो वो आपको पूरे रास्ते में नजर आएगा कि ये फेंकता चला जा रहा है और ज़्यादा खराब कर रहा है। अब प्लानिंग का फुकदान है, लड़ाइयाँ हैं, स्टेक्स हैं मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की और कंपनी की करता धरताओं के, जिसकी वजह से मसाइल पर मसाइल हैं। अब चूँकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मैदान में निकले हैं और इन्होंने शहर पहले भी साफ करवाया है, इनका क्रेडिट है नूरुल अमीन मैंगल का कि इनके दौर में शहर साफ सुथरा था, वाकई फूलों और बागों का शहर था। लेकिन अब फिर से ही चूंकि इनको मौका मिला है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है और कंपनी का जो पेरेंट डिपार्टमेंट है MCL और MCL के बाद लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उम्मीद है अब जो 2 माह की तनख्वाहें देने का ऐलान सेक्रेटरी साहब ने किया है, इस पर अमल दरामद भी होगा और आइंदा जो सैलरीज के इश्यूज हैं वो आपनी, और ये बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं है जिसको आप दबा कर बैठ जाते हैं, ये इसको भी दबाना मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग का फुकदान, इंतज़ामी बहरान का शिकार है लॉर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अपने जो अहदाफ थे इनके, अगर 7 ईयर्स के देखें तो एक भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इस कंपनी के, वो डबल कैबिन डालों में फिरते हैं और टाइयाँ लगा के फिरते हैं। यही बात है कि जब वो दफातर में बैठेंगे तो फिर किस तरह से कूड़ा करकट जो है वो शहर से लिफ्ट होगा। अभी बच्ची ने कैंची के मसाइल के हवाले से आपको बताया, ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, पूरे शहर में आप देखें कि आप जिस इलाके से आए विजिट करते, खास तौर पे देखें आपको हर जगह पर कूड़ेदान से बाहर ढेर कूड़े का नजर आ रहा है। देखिए आप इस पे महकमा खजाना और पंजाब हुकूमत को बराह रास्त कूदना होगा। सूरत हाल बेहतर उसी वक्त होगी जब आप इस कंपनी को ओन करेंगे। आप कंपनी को ओन नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं कि कंपनी काम करे लेकिन कंपनी को वसाइल ना फ्राहम करना पड़े, वसाइल खुद जनरेट करे। जिसने 7 या 8 सालों में मशीनरी अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हैं, आप मैन पावर बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। 8 सालों में जिस कंपनी ने अपने वसाइल बढ़ाने पर काम नहीं किया, वो किस तरह मुमकिन है कि आइंदा 40 या 50 रोज या 100 रोज में वो चलिए जी, हमारा काम है कि हम इसी तरह से मसाइल हाईलाइट करते रहें क्योंकि ज़रूरी ये चीज़ें हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं मसले हाईलाइट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि शहरियों की ये परेशानियाँ हैं। एक और खबर जो कि यहाँ पे मैं ज़रूरी समझती हूँ डिस्कस करना, बच्चों के लापता होने के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा और तफ्तीश है जो कि सर्द खाने की नज़र हो गई है। ये खबर है इरफान मलिक साहब की, जो कि गहरी नज़र रखते हैं शहर में क्राइम की सूरत हाल पर। तो ये तो इंतहाई खौफनाक खबर है राव साहब। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से हम ये देखते हैं कि आए रोज़ कोई दिन ऐसा मैं नहीं देखता कि जिस दिन वारदातें हों और उन वारदातों की CCTV फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर ना आएँ। हर रोज़ तकरीबन, बहुत कम अब तो ऐसी वारदातें होती हैं जिनकी CCTV फुटेजेस सामने ना आए, लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन का जो मियार है वो इस कदर है, और फिर केसेस पर केसेस, एक एक जो ASI है, एक एक इन्वेस्टिगेटर जो है उसके पास जब 20-20, 25-25 केसेस होंगे तो वो अपनी जॉब के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकता। वो किस तरह से उसको वक्त चाहिए, और हर रोज़ अब बच्चों के अगवा का जो वाक़यात हैं इनमें जो इजाफा है मुसलसल हम देख रहे हैं कि हम ये समझ रहे थे कि CCPO साहब अब नए आए हैं तो अब इसमें
जाहिर है इन्होंने पहले भी लाहौर में काम किया है बतौर DIG, और सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन फिर से वही उसी डगर पर है। लेकिन इसके तमाम तर इसकी जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचते, यानी आप बिल्कुल आपने सही कहा राव साहब, अब इस मामले की जड़ तक पहुंचने की जरूरत है, वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। मुलाजमीन को जब तक पुलिस एहलकारों को एम्पावर नहीं करते, बिल्कुल तब तक आपने इस तरह सही के कहा। वाकयात होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जान तो चुके होंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं मशहूर और मकबूल शायर, मुसन्निफ, मुफक्किर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का, जिनके उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो है वो 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए थे और आप दरवेश सिर्फ इंसान थे। वासिफ़ साहब का शुमार जदीद दौर के अदीबो, शुरा कराम और कॉलम निगार में होता है, और ऐसी सादा तबीयत और हकीकत पसंदी की वजह से इन्हें सूफ़ी का दर्जा भी दिया गया। तो उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जिसका आज आखिरी रोज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उनकी शख्सियत, उनकी तालीमात कितनी ज़रूरी हैं आज के नौजवान के लिए, आज के माहौल पर किस तरह से हम उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिलाशुबा उनकी जो दूर अंदेशी थी उसका जिक्र जो है वो हर जगह किया जाता है, और आज भी इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। उनके बेटे, उनके साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, जब इतना बड़ा नाम किसी के साथ मंसूब होता है, हर जगह उनका जिक्र किया जाता है, उनकी तालीमात की बात की जाती है, कैसा महसूस होता है? बाइस फ़ख्र बात है। अल्लाह हर औलाद को ऐसे वालिदैन दे कि जिनकी नेक नामी उन्हें आगे लेके चलती है। बिलाशुबा। एक तो होते हैं ना कि विरासत में आपको कोठियाँ, कारें, फैक्ट्रियाँ मिल रही हैं, और एक होता है कि आपको नेक नामी मिल रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दर्जा होता है। और सरकार वैसा भी फरमाया करते थे कि आप ज़िंदगी में ना 3 काम ज़रूर किया करो। एक काम कि आप रिस्क कमाया करो, हलाल रिस्क कमाया करो, अपने किसी एक शोबे के साथ मुंसलिक रहो। और दूसरा काम ये किया करो कि आपके जितने हम असर लोग हैं उनमें थोड़ी सी अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए भी काम किया करो। जबरदस्त जबरदस्त। अब ये इज़्ज़त अफजाई में पूरी इखलाकियात मौजूद है। yes, जी है exactly। और तीसरा काम ये किया करो कि अपनी दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए भी कोई काम किया करो, जिसमें ज़िक्र इलाही हो, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिलसिला हो, लोगों के साथ सिला रहमी हो, लोगों के साथ मोहब्बत नामा हो, कोई उनके काम आने की कोई बात किया करो। तो ये 3 काम जो बंदा ज़िंदगी में करता है ना, तो वो यूँ समझ ले कि अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त अफजाइयों में फिर इजाफा करता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये काम सरकार वाले साहब ने बहुत खूब किया, और आज उनका नाम, उनका काम जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, बिल्कुल सुना आपने सही जाता कहा, है। उनका नाम, उनका काम पूरी दुनिया तो उनको जानती है। एज अ वालिद वो कैसे थे, कैसा पाया आपने उनको? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं अपने बच्चों के लिए वैसा वालिद नहीं हूँ। मैं एक तो आपने कभी, मैं एक भाई हूँ, 3 बहनें हैं, तीनों बहनें मुझसे छोटी हैं। कभी हमारे दरमियान में आपने फ़र्क नहीं रखा कि ये बेटा है तो कोई एक्सेप्शनल होना चाहिए और ये बेटी, बल्कि बेटी एक्सेप्शनल होती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। बेटों को थोड़ी सी झाड़ पड़ती है ज़्यादा तो वो मुझे भी उस दौर में बहुत झाड़ पड़ती रही, लेकिन मेहरबानी ये की कि आपने बड़ा हमेशा तवज्जो के साथ, इतनी मसरूफियत, इतना काम, इतने लोग, इतना कुछ लिखना, इतनी महफिल, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी हमारा घर निगलेक्ट नहीं हुआ। हम बच्चे जो हैं आपके कहीं पे, मैं आपको बिल्कुल पक्का बता सकता हूँ कि मेरी ख्वाहिशात के बारे में, मैंने कहाँ पे गया हूँ, कितनी देर के लिए गया हूँ, कब मैंने आना है, मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, एक एक चीज़ का ना आप हिसाब रखते थे। जबरदस्त। मेरे मैट्रिक के पेपर थे तो तैयारी कर ली भी मैंने। आपने मुझे कहा खुतूत गालिब पढ़े आपने? मैं कहा नहीं जी वो नहीं पढ़े मैंने बाकी सारी, मैं बड़ा सिलेक्टिव स्टडीज़ टाइप होते हैं जैसे लोग। तो आपने कहा कि वो 6-4 सफ़े है, तुमसे खुतूत गालिब नहीं पढ़े जाते। तो मैं कहा जी मुश्किल पढ़े हैं, मैंने इसलिए छोड़ दिए। लेकिन पेपर है, 10 सवाल हैं, 4-6 निकाल के खो जाएगा पूरा। आपने कहा नहीं ऐसे नहीं, लेके आओ किताब।
किताब में लाया तो आपने खतूत गालिब मुझे एक एक करके पढ़ानी शुरू की। सही। और यकीन माने कि उस साल पेपर में 10 में से 6 सवाल खतूत गालिब के ऊपर आए। जबरदस्त। अच्छा, ये आपका एक हाल है। फिर आप मुझे कहते थे कि देखो जहाँ जा रहे हो बता कर जाओ, कितनी देर में आ रहे हो वो टाइम मुझे बता देना। सही। और फिर मैं अगर उस टाइम पर नहीं आया तो आप गेट पे खड़े होते थे मेरे इंतज़ार में कि तुम 5 मिनट ऊपर हो गए हो, अच्छा बताओ किधर गए थे, इसके अलावा कहाँ गए थे तुम, जो लड़के जैसे करते हैं जी। तो ये आप बड़ी मेहरबानी रखते थे कि अपनी नज़र में रखते थे आपके कोई क्या कर रहा है। और आपके जितने चाहने वाले हैं ना वो भी यही कहते हैं कि हम लोग वैसे आपकी हर वक्त नज़र में होते थे। बिल्कुल। और ये फुकरा का ना ये खासा होता है कि उनके जाने के बाद हर शख्स जो उनसे मिलने वाला है ना वो ये कहता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे की है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये वो मोहब्बत का जो अंदाज़ है ना वो फैला होता है जी आपका। आपने बच्चों में भी वो रखा, आपने अपने जो चाहने वाले थे उनके साथ भी ये रखा, और ज़िंदगी को बहुत मोहब्बत से कभी हम पर ना आपने इल्म का बोझ नहीं डाला कि इतना मैं बड़ा इंसान हूँ। हमें 4 बातें पता चल रही ना, हम लोगों को मुतासिर करने के लिए फिर रहे होते हैं कि ये तो मुतासिर हो जाओ मेरे इल्म से, डर जाओ मेरे जितना कुछ मैंने पढ़ रखा है, खबरदार मुझे तो वो नज़र आ रहा है जो तुम्हें भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कहते थे कि जो इल्म दूसरों को मुतासिर करने के लिए है वो जहालत है। बिल्कुल। और जो इल्म दूसरों के काम आने के लिए है वो नूर है। बिल्कुल। तो ये जो इल्म की डेफिनेशन आपने बताई ना कि ये इल्म दूसरों के जो काम आए, अपने इल्म में लोगों को शामिल करो। तो वो मौलाना रूम की कहानी सब सुनाते हैं ना कि वो मौलाना रूम बैठे थे और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ तशरीफ़ लाए, तो मौलाना रूम का पढ़ा हुआ था सारा। तो उन्होंने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने पूछा कि मौलाना ये क्या है? उन्होंने कहा बाबा ये तेरी समझ में नहीं आएगा। तो बाबे ने क्या किया, सारी किताबें उठाई और वो तालाब में फेंक दी। कूनिया में वो तालाब आज भी मौजूद है। सही। वो तालाब में फेंक दी। मौलाना रूम रोने लग पड़े कि ये बाबा तुमने क्या किया, मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत तुमने ज़ाया कर दी। तो वो रोता देख के ना हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने हाथ डाला पानी में और किताबें खुश्क बाहर निकाली। मौलाना रूम बड़े हैरान हुए कि मौलाना कहा ये क्या इल्म है? उन्होंने कहा ये तेरी समझ में नहीं आएगा। कहते हैं फिर उसके बाद शाह शम्स तबरेज़ नाराज़ होकर वहाँ से चले गए और मौलाना रूम कोई 9-10 साल उनको ढूंढते रहे। अच्छा। और फिर मिले, और फिर मिलने के बाद उन्होंने फिर जब एक बात बयान की, उन्होंने कहा कि जी इल्म होता क्या है। मैंने अब समझा कि जो इल्म आपकी नफ्स के लिए इस्तेमाल हो वो जहालत है। बिल्कुल। और जो इल्म आपकी रूह के लिए इस्तेमाल हो वो नूर। मतलब ऐसी चीज़ें अक्सर मैं भी पढ़ती रहती हूँ वासिफ अली वासिफ के हवाले से, जिस तरह के उन्होंने इंसान के हवाले से ये बात की कि इंसान वो है जो सांस सिर्फ ना लेता हो बल्कि इंसान उसको कहते हैं जिसके अंदर एहसास भी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज के वक्त से अगर हम कंपैरिजन करें तो लोगों में ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इंसान अपने आप को भूलता जा रहा है, वो नफ्सा नफ्सी में इतनी आगे निकलता जा रहा है कि आप वाकई एहसास से बालातर होते जा रहे हैं, आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जितनी भी उनकी तालीमात हैं, जितने भी फरमुदात हैं, आज के वक्त में अगर हम उनको कहीं भी ज़िंदगी किसी भी हिस्से में इम्प्लीमेंट करें तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये पुरानी बातें रह गई हैं। नहीं, इंसान कभी पुराना नहीं हुआ। इंसान वही का वही है, कपड़े उसके तब्दील होते रहे हैं, उसके फैशंस तब्दील होते रहे हैं, लेकिन इंसान रोता है, इंसान आज भी दुखी होता है। इंसान के वैसे ही हाव भाव हैं, वैसे ही औलादे हैं, वैसे ही सिस्टम है। अब जब ये सारा कुछ वैसे ही है तो फिर इंसान को अंदर से निकालने वाले जो लोग हैं ना वो हमेशा हर दौर में आते रहे हैं और उन्होंने आके उसको अंदर से उजागर किया है, उसकी रूह को निकाला है बाहर कि ये देखो ये जो तुम जिस्म की जो दुनिया जिसको कह रहे हो ना ये बड़ी आर्जी है, ये कुछ अरसे के लिए आई है, 60-70 साल के बाद ये जिस्म की दुनिया यही रह जानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तुम्हारी फिर एक रूह की दुनिया भी होगी। बिल्कुल। जो रूह की दुनिया कहीं से आई है और इसने कहीं जाना है। बिल्कुल। भाई साहब का एक पंजाबी का शेर आप फरमाते हैं कि उथों उड़ के इत्थे आए, अज सानू वो देश बुलाए
ओ भी एक उडारी सी ते ए भी एक उडारी है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो उडारियों के दरमियान जो एक वफ़ा सा ये सारा खेल जो बना हुआ है, इसमें भी वो रूह का सफ़र नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं साहबजादा काशिफ महमूद साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस भी। कुछ किताबें मैं चाहूँगी आप उनकी रेफ़र करें हमारे नौजवानों को, जिनसे जिनमें उनके लिए ज़बरदस्त पैगामात हों और वाकई कुछ लगे कि ये आज भी उनके लिए कोई ख़जाना है। और साहब की जो तालीमात है ना जी, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ तो आपकी ना 4 कैटेगरीज बनती हैं। एक कैटेगरी है आपकी शायरी की, सही। और ये शायरी वो शायरी नहीं है जो मर्द औरतों वाली जो शायरी होती है। ये शायरी है जो तसव्वुफ़ की शायरी है, रूहानियत की शायरी है, इस मुल्क की शायरी है। सही। जैसे आपका एक शेर है कि जिसने महबूब वतन की है उड़ाई मट्टी, वासिफ उस शख्स की हो सारी कमाई मट्टी। आप मुल्क के बारे में इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और उसमें फिर मनकबत, नाती अशार, बहुत ज़्यादा शायरी पढ़ी, उसमें बार बार जिक्र इंसान का किया गया है, बार बार जिक्र एहसास का किया गया है, बार बार जिक्र किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत डीपली आपको समझ। अब जो शायरी वाले लोग हैं ना, वो शायरी के लिए उनकी जो 3 किताबें हैं, एक दिल, एक शब चिराग है, शबराज है, और भरे भड़ोले, पंजाबी की भी एक शायरी है आपकी, बड़ी ताकतवर किस्म की वो किताब है। और दूसरी आपकी जो कैटेगरी है वो है आपके मलफूज़ात, छोटे छोटे आपकी जो फ़िक्रे हैं, जिसको वन लाइनर भी कहते हैं, कि हम लोग फ़िरौन की ज़िंदगी चाहते हैं और मूसा की आक़िबत। सही। एक बात और मुकम्मल कायनात उसके बीच में मौजूद है। इंसान का दिल दौड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। सही। तो ये छोटे छोटे फ़िक्रों में वो किरण किरण सूरज मौजूद है, बात से बात मौजूद है, दरीचे मौजूद है। और फिर एक कैटेगरी आपकी जिसमें आपके एसेज हैं, मुकम्मल, जिसके बीच में एक मजमून के ऊपर मुकम्मल बात जो है ना वो आई हुई है, 6-7 सफ़ात के वो एसेज है, और उसमें अदल पर है, जमहूरियत पर है, मोहब्बत पर है, आगही उसमें है, साहिब हाल है, और इस तरह से बहुत आपके तकरीबन 149 एसेज हैं जिनकी वो बुक्स 3 मौजूद हैं जी। फिर एक जो आपका जो एक खासा जो है वो है फिर गुफ्तगू। ये वो गुफ्तगू है जो उस दौर में महाफिल जो हुआ करती थी, जिनमें मुल्क के उस वक्त नाबगा रोज़गार शख्सियात जो हुआ करती थी, वो वासिफ साहब से सवाल पूछा करते थे। अच्छा। मैं जानता हूँ कि उस महाफिल में हनीफ रामे साहब बैठा करते थे, सवाल पूछने वालों में अशफाक साहब बैठा करते थे, इजाज़ बटालवी साहब बैठा करते थे, मुन्नू भाई बैठा करते थे। मुन्नू भाई ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा भाई साहब ये मोहब्बत क्या होती है? तो आपने फरमाया कि देखो, मोहब्बत एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक ही तरफ देखने का नाम है। जबरदस्त। सही। तो वो जो गुफ्तगू थी ना, उसमें फिर बड़े सवाल और बड़े पेचीदा सवाल, और ये वो सवाल हैं कि जो इंसान के सवाल हैं। सही। कि इंसान यहाँ फंस रहा है, कहीं मोहब्बत में फंस रहा है, कहीं नौकरी में फंस रहा है, कभी कारोबार में फंस रहा है, कभी रोज़मर्रा, कभी ज़िंदगी और इस्लाम के दरमियान चलने में फंस रहा है। कहता है कि हालात बड़े ख़राब हैं, रिश्वत का ज़माना है, रिश्वत लूँ ना लूँ, क्या करूँ। वो कल ही बात हो रही थी एक सेमिनार में, तो वहाँ पे साहब ने फरमाया कि एक दफ़ा ना ये नीपा में जो सिविल सर्विसेज के जो आते हैं, तो वो सरकार के पास आए, वाइस साहब के पास, और सवाल जवाब की नशिस्त हुई। उसने कहा वाइस साहब ये रिश्वत के कैसे इससे बचा जाए? आपने कहा रिश्वत ना लिया करो। वो कह जी सब लेते हैं, फिर आप भी ले लिया करो। ये फार्मूला तो नहीं है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने वासिफ अली वासिफ साहब की ये बड़ी एक लाइन मुझे बड़ी वो अट्रैक्ट की, मैंने उसको फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर भी किया, और बड़ी डीपली बात थी। वो कहते हैं कि जी, चाह को समझने के लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि अपनी चाह को दिल से निकाल दो। जी हाँ। और ये कितनी डीप बात है कि अगर आप वाकई चाहत को समझना चाहते हैं, आप जब अपनी चाह दिल से निकाल देंगे, आप सबके बारे में सोच सकते हैं, सबका ख्याल आप रख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को वाकई एक हकीकत की दुनिया में ले जाते हैं। हम बस
अपने बारे में सोचते हैं, आगे निकलते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये सब कुछ होना चाहिए, और इसमें हम निकलते निकलते इंसानियत से बहुत दूर चले जाते हैं। मछली ने एक दफ़ा कहा कि मैं पानी देखना चाहती हूँ, तो उसने कहा तुम्हें बाहर आना होगा। उनके मैं बाहर आऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। उनके ये मरे बगैर तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये दुनिया जो है ना, दुनिया को समझने के लिए दुनिया से एक दफ़ा हट के देखना पड़ता है। Exactly. आप मैदान में खेल रहे हैं ना, तो मैदान में खेलने वाले उतने ज़्यादा वो फोकस नहीं होते जितने बाहर से देखने वाले होते हैं। वो कहते हैं अच्छा इसको क्रॉस करना चाहिए, इसको पास देना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन जो मैदान में है उसको जब समझ ना हो तो फिर वो बाहर बैठता है, उनका कोच बाहर बैठता है, वो समझाता है कि बेटा देखो ये गलती कर रहे हो। बिल्कुल आपने सही कहा। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ते हैं। अभी एक अहम खबर हमारे पास है जी, अहम खबर आपके साथ शेयर कर दें। खबर यह है जी, अपर माल जिमखाना के करीब जेरे तामीर इमारत की दीवार गिर गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं, जेरे तामीर इमारत जिसकी दीवार गिर गई है, मलबे तले मजदूरों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि जेरे तामीर इमारत है जिसकी दीवार गिरी है, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जैसे ही इस पर अपडेट आती है आप तक पहुंचाएंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं तालीमात के हवाले से वासिफ अली वासिफ साहब की। आज उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है, तो उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में बताइएगा क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हमारे बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जी। हम लोग एक तो चादर पोशी हमारी होती है, फिर महफिल नात होती है। हमारा एक बहुत कीमती सेगमेंट है जिसमें सेमिनार हम लोग रखते हैं। अलहमरा में कल हमारा सेमिनार था और उसमें हमारे जो मुल्क के बड़े बड़े लोग जो है और वो लोग जिन्होंने वासिफ साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी है, वो लोग, तो कल बल्कि एक साहब थे बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो आपका होता है ना जो फर्स्ट आदमी जो आपका पीए होता है जो, वो आप उसके हीरो नहीं होते कभी भी। वो आपको जानता है पीए आपका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, हर वक्त आपके साथ रहता है, तो आप उसके हीरो नहीं होते। अगर पीए का कोई हीरो हो तो फिर इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो शख्सियत क्या होगी। तो कहते मैं वो पी हूँ कि जो सबसे पहले वासा पे ईमान लाया कि ये तो वो लोग हैं जो कमाल लोग हैं, जो जिनका जाहिर और बातिन में कोई फ़र्क ना हो, वो लोग हैं असल में। और हमारा जो फिर रात को समा की महफिल हुई जिसमें वो जो शायरी के जितने भी अंदाज मैंने आपको बताए हैं, जो कुतुब बताई हैं, उसी शायरी में आबदा परवीन साहिबा ने कलाम पढ़ा हुआ है, नारा मस्ताना सरकार का कलाम है। खान साहब ने मेरे ख्याल है कोई 8-10 कवालियाँ जो हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, राहत फ़तेह अली खान साहब ने, मेहदी हसन साहब ने, उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने, ये रफ़ाकत अली खान ने, हामिद अली खान ने, ये सब लोगों ने सरकार वाले साहब के कलाम को पढ़ा है, बहुत पढ़ा है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और फिर उसके मैसेज को जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, वो मैसेज असल रूह तक पहुंचने तक भी आपको बड़ी मदद देता है, क्योंकि लोगों के दिल के करीब और हो जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बस आज एक तो हमारी महफिल होगी इख्तितामी दुआ जिसको कहते हैं, कि हम असर से मगरिब के दरमियान बैठते हैं और ये पूरी उर्स की तकरीबात का जो है ना वो एसेंस है कि दुआ पे यकीन। सही असल जो चीज़ है कि मालिक से अपना राब्ता इस्तवार करना है। सरकार फरमाते थे कि जो इंसान के करीब होगा वो अल्लाह के करीब। बिल्कुल आपने सही कहा। इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई अहम मामले पर बात करनी चाहिए हम करने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर ये चीज़ें सुनते हैं कि ग़िज़ा वो खानी चाहिए जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, वही आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। अब ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत है क्या, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है, वो कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है? हम हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और 3 टाइम का खाना खाने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर का खाना भी पसंद करते हैं और 3 टाइम का अपना पूरा खाना खाने के बाद आप लेट नाइट भी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उस ग़िज़ा का उस तरह से आपको जो है वो फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। तो होता क्या है, वो ऐसी ग़िज़ा समटाइम होती है जो कि ग़िज़ा
ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती है। तो आप जितना मर्जी खा लें, आप कहीं ना कहीं जो है अपने स्टमक को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर वसीम ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, हमने बात करनी है वो कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, जो आप अपने स्पेशली बच्चों को दे सकते हैं। आजकल बच्चों के बड़े मसाइल हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टंटेड ग्रोथ के मसाइल हैं। तो असल में ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत होती क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि देखें, पिछले 50 सालों में जो खुराक चेंज हुई है, जो प्रोसेस हुई है, इतने पिछले 5000 सालों में नहीं हुई। और सही खुराक देना ये वाकई एक चैलेंज है, और इसके बारे में मदर्स को जो है अवेयरनेस देना, उनको एजुकेट करना कि किस तरह से वो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो जिससे उनके बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो पूरी हो सकेगी। यहाँ मैं ग़िज़ाइयत को थोड़ा सा ना मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है लोगों को अवेयरनेस देना। तो आप याद रखिएगा कि आपके जिस्म को फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। फैटी एसिड्स आपको जितने भी हेल्दी फैट्स हैं, देसी घी, मक्खन, इनसे, इसी तरह अंडे की जर्दी, इनसे मिल जाता है, और ग्रोइंग एज में इनका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। इसी तरह हम आ जाते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं प्रोटीन से। तो क्या आपका बच्चा प्रोटीन प्रॉपर खा रहा है, सही सोर्स से खा रहा है? क्या आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रोटीन की इंटेक पूरी कर रहे हो? क्योंकि प्रोटीन, अमीनो एसिड्स पूरे होंगे तो जहाँ जहाँ एंजाइम्स बनने हैं, जहाँ जहाँ मसल की बिल्डिंग होनी है, बच्चे की जो ग्रोथ होनी है, उसमें वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। अब आ जाते हैं विटामिन्स की तरफ, मिनरल्स की तरफ, के जो सबसे बड़ा चैलेंज है। याद रखिएगा कि हम बहुत सारे खुलियों का मजमूआ है, और खुलियों को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है: कमियां, डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और टॉक्सिसिटीज, ज्यादतियां। तो हम कहीं कोई चीज़ ज़्यादा खुराक में तो नहीं दे रहे, कोई एक्सेस में तो नहीं दे रहे। जैसे मैं देखता हूँ कि ये वेजिटेबल ऑयल में जो खुला हर जगह मिल रहा होता है, इसमें बच्चों को नगेट्स बना के दे रहे हैं। अब आपका बच्चा अगर तली हुई चीज़ खा रहा है और वो भी गलत फैट में, तो वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। सही। ठीक है। तो हमने जिन चीज़ों पे फोकस करना है कि घर में ही बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, जिससे के ज़रिए आप नगेट्स बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। सब्जियों को आप जायकेदार बना के, और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम कबाब में ही ऐड कर दें। क्योंकि याद रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से अगर हम कंपेयर करेंगे ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स किस में ज़्यादा है, तो सब्जियां यहाँ है और फ्रूट्स काफ़ी नीचे। ये ना बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते, तो इसीलिए कि वो अब आपका जो है वो ये आप करेंगे कि किस तरह से एक अच्छी जायकेदार रेसिपी बना के उनको आप खिलाएंगे। आप सब्जियां ऐड करके एक अच्छी सी और ईटिंग हैबिट्स डेवलप करते। देखें, जल्दी खुराक मिल जाना, जान छुड़ाना, इससे वो जो ग्रोइंग एज है ना, एक दफा वो गुजर गई ना, और एक दफा वो टाइम जिसमें जो प्रॉपर नशोनुमा के लिए जो खुराक चाहिए वो पूरी ना मिली, तो जिस तरह आपने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ, इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको आजकल न्यूट्रिशन से ही लिंक किया जा रहा है। और जैसे ऑटिज्म है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। छोटी छोटी उम्र में 13 साल के बच्चे मेरे पास डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। वजह क्या है कि याद रखें, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जितनी भी खुराक है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रखे हैं। हमें 3 चीज़ों से तवानाई मिलती है: कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। सही। और हम सिर्फ कैलोरीज तक की बात नहीं है, जो हम खुराक खाते हैं उसका हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो अगर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा कर दें, अल्लाह ने कुदरती चीज़ों में कभी इनको इकट्ठा नहीं किया, लेकिन हमने पिज्ज़ा में और बर्गर में इनको ऐड कर दिया है। ठीक है ना? तो अगर हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ज़्यादा है तो इंसुलिन लेवल्स बहुत ऊपर जाते हैं, और इसी वजह से अर्ली एज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनको ओवेरियन सिस्ट का इशू है, छोटे बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला होता जा रहा है, या फिर मैं हैरान होता हूँ देख के कि वो ऐसी कंप्लेन, उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे 40-45 साल के जॉइंट के पेन या जॉइंट्स की बीमारी में मुब्तला लोगों के। तो ये जो मेरे कंसर्न्स हैं, ये इसीलिए भी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आज वो यही है कि हमें अपनी खुराक को बदलना है। सही। अब हमने अपनी खुराक को बदलना है, हमारे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनानी है, अपने तीनों टाइम मील में ये चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, एक तो जो है जो लोग शायद बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, तो इस वक्त मैं ये बोलूँगा ना कि हमने खुराक से ऑब्सेस्ड भी नहीं होना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान ने पेट से बदतरीन किसी बर्तन को नहीं भरा, हालांकि इसकी कमर सीधी रखने को तो चंद लुकमे काफ़ी थे। तो जब ग्रोइंग एज है तो उसमें तो खाना देना है, लेकिन जब तवानाई स्टोर हो रही है और आपकी पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है, आपके जिस्म पे चर्बी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कैलोरी। हमें आज साइंस ने
एक बड़ा आसान तरीके से मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें कैलोरीज ट्रैक करने के ऐप्स मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो देखें कि आपकी रोजाना की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी तवानाई चाहिए, और उससे 500 कैलोरीज कम करके एक तरतीब बनाएं और उसके जरिए अपनी खुराक को लेके चलें, तो इंशाल्लाह आपकी एक तो जो खुराक आप खा रहे हैं उससे भी तवानाई मिलेगी, और जब आप कम खा रहे होंगे तो जो स्टोर हुई है ना वो भी इस्तेमाल में आएगी। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो सोच समझ के खाएं। अगर हम मुसलमान तरक्की याफ्ता होते तो आज हम फिटनेस को प्रमोट कर रहे होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कम ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है कवी मोमिन, स्ट्रॉन्ग मोमिन, यानी कि जो मेहनत करता है, जो एक्सरसाइज करता है। तो मुशक्क़त करें, सोच समझ के खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि एक दफ़ा चली जाए तो इसका बड़ा बिल्कुल। अरमान और आप करते हैं जितना एतदाल के साथ खाएंगे आप अपनी जिंदगी को उतना तवील भी करेंगे और ज्यादा टाइम के लिए खा सकेंगे। ये सेहतमंद क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करते हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में हम आपको बताते हैं बाहर की सूरत हाल। तो सबसे पहले आज के भाव जान लेते हैं। हमारे साथ अजमत मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि आज सब्जियां किस रेट पर मिल रही हैं। जी अजमत। जी है ना, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि कुछ में कमी देखने को मिली है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट से मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। अगर सब्जियों की रेट की बात की जाए तो सब्ज़ मिर्च की कीमत 10 रुपये कमी के बाद 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। आलू 30, जबकि ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। प्याज 2 रुपये इजाफे के बाद सरकारी कीमत 28, जबकि ओपन मार्केट में 30 रुपये तक फ़रोख्त। टमाटर 2 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रेट 30, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये किलो तक फ़रोख्त। लहसन देसी 180 फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त। अदरक चाइना का सरकारी रेट 250, जबकि ओपन मार्केट में 250 तक फ़रोख्त। लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। करेले 207 रुपये, मटर 50, मूंगरे 45, साग 25, गाजर 30, चाइना गाजर 50, भिंडी 200, शिमला मिर्च 60, फूल गोभी 30, बंद गोभी 25 और बैंगन 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जी। थैंक यू सो मच। अजमत ने हमें बताया कि सब्जियों के रेट क्या है, मार्केट में कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। मीट रेट्स मेरे पास हैं, आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे, यहाँ से बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपये किलो में, और बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं 565 रुपये किलो में। और मटन की प्राइस क्या है जी? 1150 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। मटन मेंस आपको मिलेगा 1390 रुपये में। और इसके बाद जी चिकन के रेट क्या हैं? जिंदा मुर्गी सरकारी रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 237 रुपये में इसका बना हुआ गोश्त। कीमत हमें कम जो है वो कंपैरेटिवली गुज़श्ता हफ्ते से देखें तो 344 रुपये में दस्तयाब है। मीट रेट्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास हैं जी एग रेट्स, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के मुताबिक मार्केट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको अंडे मिलेंगे 162 रुपये दर्जन में। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर देख लेते हैं होलसेल की प्राइस क्या है जी। होलसेल पर अगर आप जा रहे हैं तो 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे पे 161 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो थे आज के रेट्स जो कि आपके साथ शेयर करें। और इसके बाद होता क्या है कि आपको आसानी हो जाती है कि आप अपना बजट भी डिसाइड कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में अगर आप जा रहे हैं तो किस कीमत पर आप कौन सी चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं जी। तो स्क्रीन पर इस वक्त जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आज जो हमने सेगमेंट चलाया उसमें शहर में हाईलाइट किया था एक स्टूडेंट का मसला जिसने कहा कि उनके इलाके में कूड़ा है। इसी तरह आप भी अपने इलाके का कोई भी मसला, कोई भी सजेशन, कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कोई टैलेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ज़रूर अपने शो में वो चलाएंगे। और अगर कोई ऐसा इशू है जो कि आपके इलाके का बहुत पुराना इशू है तो हम कोशिश करेंगे आपके मसले को उजागर करें, हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई सजेशन देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये शो आप ही का है, आप ही के लिए हम ये शो मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन करते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।